पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है, यह सच पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, यह पूरी दुनिया को पता है। आतंकी हमला कहीं भी हो, उसके तार पाकिस्तान से जरूर जुड़ते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी पुलवामा से लेकर पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचते हैं, लेकिन ये आतंकी अब सरकार गिराने की साजिश भी रचने लगे हैं। एकदम सही सुना आपने। बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, इसके पीछे लश्कर तैयबा का हाथ था। यह दावा लश्कर के आतंकवादी सैफुल्लाह कसोरी और मुजम्मिल ने ही किया है। सैफुल्लाह का दावा है कि बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का खाका लश्कर तैयबा ने तैयार किया। सवाल है कि क्या सिर्फ भारत ही नहीं, अब पूरी एशिया के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है पाकिस्तान? क्या वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया मिलकर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करे? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। एक मुल्क जो आतंकियों का अड्डा है, एक मुल्क जो आतंक के सांपों को पालता है, एक मुल्क जो आतंकी फैक्ट्री चलाता है, एक मुल्क जिससे दुनिया भर में आतंकी हमले के तार जुड़ते हैं। मुंबई में 26/11 का हमला हो या जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टेरर अटैक, पुलवामा का हमला हो या फिर दिल्ली में पार्लियामेंट पर अटैक, सभी आतंकी हमलों की साजिश पाकिस्तान में रची गई। लेकिन अब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने जो कबूल किया है वो हैरान करने वाला है। लश्कर के आतंकी का खुलासा चौंकाने वाला है। लश्कर का डिप्टी कमांडर और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी ने लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूर रहीम यार खान के इलाहाबाद में एक तकरीर के दौरान दावा किया कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने में लश्कर का हाथ था। सैफुल्लाह ने कहा, जब 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब मैं 4 साल का था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी कि उन्होंने खलीज में 2 राष्ट्र सिद्धांत को डुबो दिया है। 10 मई को हमने 1971 का बदला ले लिया है। सैफुल्लाह से पहले यही बातें लश्कर के आतंकी मुजम्मिल ने भी एक तकरीर के दौरान दोहराई थी। तू जानता है कि हमने पिछले साल के अंदर तुझे बांग्लादेश में शिकस्त दी। मोदी, तू जानता है बांग्लादेश में तुझे शिकस्त हमने दी है। साफ है, पाकिस्तान में बैठे आतंक के ये वायरस अब सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। आतंकी, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार का गठजोड़ एशिया में नया संकट पैदा कर रहा है। पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा रही है। अफगानिस्तान के खिलाफ आतंकियों को तैयार कर रही है। अफगानिस्तान में आतंकियों को घुसपैठ करा रही है। आतंकी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में दहशत फैलाने का ख्वाब देख रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और सरकार के संरक्षण में जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंकी फल फूल रहे हैं। और कैसे पाकिस्तान के हुक्मरान और आतंकियों का गठजोड़ चल रहा है, इसकी पोल भारत ने एक बार फिर खोली है। And in fact, there was this one terrorist called Zakiur Rahman Lakhvi. No country in the world will allow a terrorist who's facing a terror charge. He gave birth to a son while sitting in a prison. So when Pakistan was put in grey list, immediately the trial progressed. भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार और आतंकियों के गठजोड़ को दुनिया के सामने ला रहा है। दुनिया के सामने आतंक के सबूत दिखा रहा है। आतंकिस्तान को अलग थलग कर रहा है और संदेश सुना दिया है कि पाकिस्तान आतंकी देश घोषित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत का सख्त संदेश है। दुनिया के हर कोने में गए भारत के डेलीगेशन इस वक्त हर देश को यह बताने और समझाने की कोशिश में हैं कि जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों में हुआ उसकी वजह कहां थी, उसकी वजह क्यों हुई और क्यों भारत को अपने इस तरीके के कदम उठाने पड़े। इस तरीके से नैरेटिव को सबके सामने रखा जा रहा है और सबके दिमाग में बैठी हुई भ्रांतियों को दूर किया जा रहा है। लेकिन शायद इतना काफी नहीं है। इतना काफी इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के तार हर जगह आतंक से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं
और पाकिस्तान देर सबेर कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता जरूर है जो इस बात को साबित करती है कि वो इस सबसे जल्दी अपने को नहीं हटाने वाला या बदलने वाला नहीं है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है मेजर जनरल अनुज माथुर। हमारे साथ विंग कमांडर इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड हमारे साथ सत्येंद्र दुग्गल जुड़ रहे हैं। विनोद कुमार शुक्ला फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पीयूष पंत हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। रोग स्टेट की डेफिनेशन तो पाकिस्तान को तब समझ में आ गई थी जब भारत ने यूएन में अपनी बात कहते हुए इस बात का जिक्र किया था कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। लेकिन क्या पाकिस्तान के लिए ऐसा सुनना अब न्यू नॉर्मल नहीं हो चुका है और शायद इसलिए पाकिस्तान को इन चीजों से अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता, इसलिए टेररिस्ट कंट्री घोषित करना अब आखिरी एक उपाय बचता है? और अगर ऐसा उपाय है भी तो वो कितना आसान है? जय हिंद राजीव। जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि दुनिया को इस बात का पूरा इल्म है, द वर्ल्ड नोज, कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो टेररिज्म को पैदा करता है, टेररिज्म को पालता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है। आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है दुनिया में, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में, उनका तार कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान से जुड़ा हुआ मिलेगा। ये बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि जितने भी दुर्दांत आतंकवादी संगठन हैं उनका कोई ना कोई हेडक्वार्टर जो है पाकिस्तान में आज की तारीख में मौजूद है, चाहे वो लश्कर हो, चाहे वो जैश हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो। अब वहां पर आईसिस भी आ रहा है, वहां पर हमास के लोग पहुंचे हुए हैं। तो ये बिल्कुल साफ है राजीव कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। ये पूरी दुनिया जानती है और अभी से नहीं जानती है। ये मैं बार बार आपके चैनल पे 4 बार 5 बार कह चुका हूं, फिर कहता हूं कि जब हिलरी क्लिंटन ने 2011 में कहा था कि अगर आप अपने बाड़े में सांप पालेंगे तो आप इससे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको नहीं डसेगा, वो क्लियर कट इंडिकेशन था कि वो इनको कह रही थी कि आपने आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इनके खुद के रक्षा मंत्री ने भी एक फॉरेन चैनल को इंटरव्यू में कहा कि हम 30 साल से ये काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं रह गई है। दूसरी चीज आप देखिए कि किस प्रकार से इनकी सेना बलूचों पे अत्याचार कर रही है, इनकी सेना केपी के खैबर पख्तूनख्वा में अत्याचार कर रही है। ये आपको इस बात को दिखाता है कि न केवल वहां पर आतंकवादी संगठन है, बल्कि इनकी सेना भी किसी आतंकवादी संगठन से कम नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर लोगों को समझ में आती है। वो आतंकवादी संगठनों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको वेपनाइज करते हैं, उनको सब कुछ बताते हैं और फिर उनका इन्फिल्ट्रेशन यकीन करते हैं और कहीं जाकर वो एक्टिविटीज करते हैं। अभी एक और आपने बताया है, वो बिल्कुल उभर करके सामने आ गया है कि बांग्लादेश में भी तख्ता पलट के पीछे लश्कर का हाथ है। तो इससे ज्यादा सबूत मुझे लगता नहीं कि विश्व को किसी को भी कुछ की सबूत की आवश्यकता है। बांग्लादेश में वो क्यों इसको करना चाह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि हमारा आधा लोड जो है टेररिज्म का वो बांग्लादेश ले ले। तो ये एक तरीका है उनका कि वहां पर आतंकवादी को संगठनों को पहुंचाना और वहां आतंकवादी गतिविधियां शुरू करवाना। आप देखेंगे बांग्लादेश में भी आईसिस की, बांग्लादेश में हमस की, इनकी सबकी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। बांग्लादेश में आईएसआई के लोग उनके जगह जगह पर होटलों में पिछले 3-4 महीने से ठहरे हुए हैं और वो वहां पर उनकी कार्रवाइयों को दोबारा संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर अमेरिका वहां इंटरेस्टेड है कि वो सेंट मार्टिन आइलैंड ले या रखिन में एक कॉरिडोर बनवाए जिसको कि वो इस्तेमाल कर सके, तो उसको ये भी पता है कि आईएसआई वहां पर क्या कर रही है और उनको ये भी पता है कि चीन का वहां पर कितना हस्तक्षेप हो रहा है। तो ये आप तमाम चीजें राजीव, अगर आप इनको सारे डॉट्स को कलेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल निश्चित है कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट नेशन है, सिर्फ डिक्लेरेशन बाकी है। सबसे बड़ी चीज है, आप उनको टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर करें या ना करें, इनको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डालिए। ग्रे भी नहीं, मैं कह रहा हूं ब्लैक लिस्ट में डालिए। और उसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय जो इनको मदद मिल रही है, अभी देखिए कुछ दिन पहले, कल मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम बेगिंग बोल लेके कहीं भी नहीं जाएंगे। और जो जिसका देश का प्रधानमंत्री इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि हम भीख का कटोरा लेके कहीं नहीं जाएंगे और हम ट्रेड करेंगे, तो उसको पता है भीख का कटोरा क्या होता है। 25 बार इनको
बेल आउट मिल चुका है। और बेल आउट का मतलब ये होता है कि जब आपकी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी होती है तब आपको बेल आउट दिया जाता है। तो ये उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। बावजूद उसके वो पैसा जो उनको मिल रहा है उसको टेररिस्ट को फंड करने में और अपनी सेना में, जब से उनको आईएमएफ का बेल आउट मिला है तब से सिर्फ 5 7 10 स्टेटमेंट आए कि हम यहां से ये ड्रोन ले लेंगे, यहां से ये हवाई जहाज ले लेंगे, वहां से वो गन ले लेंगे। कोई भी लोक कल्याणकारी स्कीम उन्होंने नहीं डिक्लेयर करी, कोई भी जगह उन्होंने ये बताया नहीं कि पैसा कहां जाएगा। ये तमाम चीजें भी दुनिया को नजर आ रही हैं। अब सिर्फ ये है कि उनको एक्सटर्नल एड मिलना बंद होनी चाहिए। उनके मित्र राष्ट्रों ने ऑलरेडी कर दिया है, इसीलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम भीख का कटोरा लेकर के कहीं नहीं जाएंगे, हम ट्रेड करेंगे। अरे ट्रेड कैसे करेंगे आप? ट्रेड है कहां आपके यहाँ? प्रोडक्शन क्या है आपके पास? इंडस्ट्री कहां है आपके पास? और किस कोई चीज कहां है? क्या क्या बेचोगे? कुछ भी उनके पास नहीं है। उसकी वजह साफ है कि इन्होंने एज ए पॉलिसी टेरर को चूज किया और सारी उनकी पॉलिसी सिर्फ इंडिया सेंट्रिक या एंटी इंडिया रेटोरिक के ऊपर आधारित रही। की वजह से वो अपने जो बाकी हिस्से हैं उनकी देखभाल नहीं कर पाए। उनको इन्होंने तमाम सूबों को नेग्लेक्ट किया। उनके ऊपर अभी अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं। एक तो वो, दूसरी चीज होती है इनका एक पंजाबी सुन्नी माइंडसेट है। और वो पंजाबी सुन्नी मुसलमान माइंडसेट है, वो ये है कि वो ये मानते हैं कि हमारे अलावा बाकी सब जो है वो इंफीरियर रेसेस हैं, चाहे वो सिंधी हो या बलोच हो या पख्तून हो या पीओजेके का तो खैर सिस्टम ही कोई नहीं है क्योंकि वो तो इंडिया है। तो वो उसको, तो ये जब तक उनका माइंडसेट बना रहेगा राजीव, तब तक वो किसी भी प्रकार से इस जंजाल के से उबर करके जी नहीं आ सकते, जी नहीं निकल सकते। ठीक है। पीयूष पंत जी भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। पीयूष जी, जो डेलीगेशंस भारत से बाहर अलग अलग देशों में गए हैं उसमें से एक डेलीगेशन जो असदुद्दीन ओवैसी की लीडरशिप में पहुंचा हुआ है, वहां असदुद्दीन ओवैसी इस बात पर लगातार जोर दे रहे हैं कि एफएटीएफ में एक बार फिर से ग्रे लिस्ट हो या ब्लैक लिस्ट हो, पाकिस्तान को कहीं ले जाने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अपने पास आ रहे पैसे का इस्तेमाल केवल और केवल टेरर के लिए करता है। मेरा सवाल यह है कि क्या भारत को पाकिस्तान को समझाने में समय बर्बाद करने की जगह कि पाकिस्तान तुमने ये किया है, पाकिस्तान तुम्हारे यहां बैठे हुए लोग ये कर रहे हैं, इससे ज्यादा बेहतर भारत को अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस करना शुरू करना होगा, पाकिस्तान को बाईपास करके पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करने के लिए? पीयूष जी, देखिए, पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जो है कि आतंकवादी गतिविधियों से बाज आता नहीं है। ये आज से नहीं, हम पिछले 70 साल से देख रहे हैं। और लगातार चूंकि सेना का वहाँ पे एक कब्जा होता है, देखने के लिए तो वहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं, लेकिन सेना जो है कि वो डी फैक्टो जो है, सेना जो है पाकिस्तान को चलाती है। और सेना जो तय कर लेती है वही कुछ होता है। सेना चाहती है तो प्रधानमंत्री बना रहता है, सेना नहीं चाहती है तो प्रधानमंत्री को हटा दिया जाता है। तो और आतंकवाद को भी जो है कि भारत में जो है एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से वहाँ की सेना जिम्मेदार है। ये नहीं है कि उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप का भी हाथ नहीं है, ऐसा नहीं है, कनाइवेंस है, लेकिन मुख्य भूमिका जो है वो सेना की है वहाँ पे। तो इसलिए पाकिस्तान से डायलॉग हमें जारी रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, भारत का ये मानना है, हमेशा से रहा है, विश्व के स्तर पर मानना रहा है कि संवाद होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बात को दोहराते रहे हैं कई बार। और जो बातें जो है आपको कन्फ्रंटेशन से नहीं निकलती हैं, वो संवाद से निकल जाती हैं। संवाद तो रखना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बेशर्म है, पाकिस्तान जो है बाज नहीं आता है। इसलिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है ये दबाव बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये दबाव अब तक भारत का हो जाना चाहिए था, बन जाना चाहिए था, क्योंकि भारत के जो रिश्ते रहे हैं तमाम देशों से, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी जो लगातार जो है दुनिया का दौरा करते रहते हैं वो तो, लेकिन सरप्राइज ये रहा कि इस बार का जो घटना हुई है और जिसमें पाकिस्तान का जो रवैया रहा है और जो उसने आतंकवादियों को भेजा यहाँ पे और हमारे जो है इनोसेंट लोगों की जो है हत्या करवाई, तो उसको लेके जो है कि पहलगाम को लेके बाकी देशों का वो नजरिया देखने को नहीं मिला या वो समर्थन नहीं आया जो आना चाहिए था। क्योंकि भारत हमेशा से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाता है सभी देशों से, और मोदी जी भी लगातार यात्राएं करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए अभी थोड़ा बड़ा मुश्किल का समय है, डगर मुश्किल है,
और भारत को जो है कि एक पुनर्विचार करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भारत को खुद पाकिस्तान को आतंकवादी एक राष्ट्र जो है कि आतंकवादी देश घोषित करना होगा। इसके लिए आप हम कहते तो है कि आतंकवादी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने ऑफिशियली कोई रेजोल्यूशन इस तरह का पास नहीं किया है और हमारा ट्रेड भी उसके साथ चल रहा है। तो हालांकि ट्रेड हमने कम किया है, उनका जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला स्टेटस भी हमने 2019 में जो है पुलवामा के बाद उसको हटा दिया, लेकिन हमको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये आपको याद होगा कि कपिल सिब्बल ने भी इस बात को कहा और ये आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भी ये बात कही कि एक आप स्पेशल सेशन बुलाइए और उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया जाए बाकायदा कि जो है कि पाकिस्तान जो है एक आतंकवादी देश है, तो उसे हमारे संबंध पाकिस्तान से उसी हिसाब से तब तय होंगे। हमें ट्रेड करना है कि नहीं, कि ऐसे देश के साथ ट्रेड करने से भी क्या फायदा जो लगातार हमारे यहाँ आतंकवाद को एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है यूएन में फिर से हमको ये पुरजोर तरीके से उठाना पड़ेगा। सिक्योरिटी काउंसिल में हम लगातार जो है कि ये मांग उठाते रहे हैं, लेकिन हमारे पक्ष में उतने सपोर्ट आता नहीं है। हमें एक पुरजोर तरीके से दोबारा ये कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी जो आंतरिक नीतियां हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना होगा। क्योंकि देखिए, जो सुरक्षा आतंकवाद सफल इसीलिए होता है कि आपके अंदर भी कुछ कमजोरी है। अगर आपके बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, आपकी चौकसी सही नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस में कोई कमी है, तो ही वो जो आतंकवादी अपने जो है उद्देश्य में सफल हो जाते हैं। अब देखिए, लश्कर तोयबा की बात आई तो ये खबरें भी पिछले दिनों आई कि किस तरह से जो वहां पे जो है कि गुजरात का जो एक एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट नहीं, जो वहां का जो पोर्ट है, वहां पे जिस तरह की जो ड्रग्स आती रही हैं, वो लगातार जो है बेच के जो है लश्कर तोयबा उसका इस्तेमाल कर रही है आतंकवादी गतिविधियां जो है हमारे देश में बढ़ाने के लिए। तो इसकी जांच होनी चाहिए एक ईमानदारी के साथ, और जो भी दोषी हो उसको 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 सजा देनी चाहिए। तो हमें देखिए विश्व स्तर पे तो करना ही होगा प्रयास, क्योंकि वरना हमें इससे निजात नहीं मिलेगी। लेकिन साथ ही अपने देश के स्तर पे हमें जो है ज्यादा मुस्तैदी से जो है, और जो है उसमें कोई हमें पक्षपात बिना किए हुए हमें जो है जो लोग दोषी हैं उनको जो है पकड़ना होगा, सजा देनी होगी, और ये तय करना होगा कि जो हमको अपनी जो सुरक्षा जो है पूरी वो सुरक्षा मशीनरी को और जो है मजबूत करना होगा। वहां पे कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सुरक्षित रखेंगे अपने बॉर्डर्स को, लगातार विजिलेंट रहेंगे, हमारी इंटेलिजेंस जो है मजबूत रहेगी और हम उसमें उस इनपुट्स पे तुरंत एक्शन लेंगे, तभी हम जो इन घटनाओं को रोकने से बचा सकते हैं और पाकिस्तान के नापाक इरादों को जो है हम जो है कि असफल कर सकते हैं। विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर सत्येंद्र दुग्गल, करंट सिनारियो में भारत ऑपरेशन सिंदूर को ऑन करने की बात तो लगातार कह रहा है, लेकिन क्या वो एज हासिल करने के लिए कि केवल हम पाकिस्तान सब्जेक्ट तक सेंट्रिक ना हो जाएं और पाकिस्तान जिस तरीके की हरकतें कर रहा है न केवल उसे इसका जिम्मेदार ठहराया जाए, साथ ही उसको सपोर्ट करने वालों को भी घेरे में लाया जा सके? क्या आर्मी तीनों सेनाओं का कोई ज्वाइंट एफर्ट इसमें बहुत ज्यादा कारगर रहेगा, या फिर आपको लगता है कि अभी डिप्लोमेसी को ही बैक्ड बाय मिलिट्री फोर्स उसको आगे बढ़ाकर इन चीजों को हासिल करना होगा? आपने बड़ी 3 इंपॉर्टेंट बातें इसमें कही हैं। एक तो आपने जो बात कही वो एक तरफ प्रॉक्सी वॉर की तरफ इशारा करता है। तो ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ा हमको साफ पता लग गया कि पाकिस्तान अकेला इस लड़ाई को नहीं लड़ रहा है, बल्कि चाइना और तुर्की भी इसमें शामिल है, और इसके अलावा जिसको ये आज तक नॉन स्टेट एक्टर या नॉन स्टेज एक्टर कहा करते थे वो भी इसमें शामिल है। एक तो बात ये है। दूसरा, फिलहाल जैसा कि सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन जो है वो खत्म नहीं हुआ है, तो अभी सेनाओं का रोल जो है वो उतना लिमिटेड है जब तक कि एनआईए या रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इस बात को तय ना कर ले कि आगे एक्शन क्या है। अब आप आ जाइए आपके डिप्लोमेटिक इशू के ऊपर, जो कि डिप्लोमेटिक एक्चुअली जो इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, कंबाइंड पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, वो एक बड़े वॉर फुटिंग पर एक बड़े सब्सटेंशियल तरीके से वो डिप्लोमेटिक मिशन पर गया हुआ है। अब आप बड़ी बेसिक चीज ले लीजिए इसमें, अभी सब डिस्कस कर रहे थे और आपका टॉपिक भी यही है, बड़ा बेसिक चीज ले लीजिए इसके। हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। देयर इज नो एस्टेब्लिश्ड, कोई भी ऐसा एस्टेब्लिश्ड सिस्टम यूएन में नहीं है
मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा है कुछ दिन पहले कि जिसमें कि उसे इंटरनेशनल स्टेट घोषित किया जाए। ये बड़ी क्लियर हो जाना चाहिए। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भारत के ऊपर है, जैसा कि हमारे पिछले वक्ता कह रहे थे, वो भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले आप अपने पार्लियामेंट में ये एक रेजोल्यूशन पास करें कि ये एक टेररिस्ट कंट्री है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल के इंटरनेशनल कम्युनिटी कभी किसी को इंटरनेशनल स्टेट डिक्लेयर करे आज तक हिस्ट्री में नहीं है। यूएस ने किया, क्यूबा को किया उसने 2021 में, उसने नॉर्थ कोरिया को किया 2017 में, उसने सीरिया को किया 1979 में, उसने कोरिया को किया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स हैं, पर वो पहले तो अपनी कंट्री से शुरू होगा, उसके बाद जैसा कि ओवैसी साहब कह रहे हैं, जैसा कि अभी मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि पाकिस्तान को FATF लिस्ट से बाहर किया जाए। इसमें 39 बहुत इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज हैं, और अगर आपके पास रेजोल्यूशन ही नहीं है, आपके पास में एक मतता ही नहीं है, तो आप उसको वहां लेकर कैसे जाएंगे? और ये जो फाइनेंशियल एक्शन ऑफ टास्क फोर्स है, इसका रेजोल्यूशन बहुत मैटर करता है, जिसमें कि 39 अप्रोक्सीमेटली कंट्रीज हैं, और ये जो कंट्रीज हैं ये देखती है कि कोई भी जो फंडिंग है वो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, वो टेररिस्ट के लिए काम ना किया जाए, उसके लिए प्रोलिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स ना हो, गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर कि बड़ा टारगेटेड अप्रोच रहना चाहिए। जबकि ये अभी सीज फायर है, we have ceased the action for time being, or we have suspended the action for the time being. This is the time that we need to, यही सही समय है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि लड़ाई के अलावा, फ्रंट के अलावा और ऐसे कौन से फ्रंट हैं, बॉर्डर फ्रंट के अलावा और ऐसे कौन से फ्रंट हैं जिस पर कि हमें इनको कमजोर करना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो हमारा दुश्मन होता है उस पर या तो सीधी लड़ाई करके उसको कमजोर किया जाता है, या उस पर जो है वो इनडायरेक्ट लड़ाई करके उससे कमजोर किया जाता है। और पाकिस्तान एक ऐसा नेबर है, हमें समझ लेना चाहिए कि जैसे आपके पड़ोस में कोई एक दबंग व्यक्ति रह रहा हो और वो आप करे, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑल्टरनेट है? आप एक उसको बड़े माइक्रो लेवल में लेके जाइए, उसके तरीका यही कि उसको कमजोर करो आप, और सिस्टमैटिक तरीके से कमजोर करो। और हमारे पास भारत के जो अभी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, सभी पार्टीज हैं, और काफी कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर चाइना, एक्सेप्ट फॉर तुर्की एंड वन मोर कंट्री, everybody is either directly aligned to Indian objective या indirectly aligned है Indian objective के लिए। तो इससे और बेहतर तरीका क्या हो सकता है? अगर और समय बीत गया तो हमारे पास से वो भी इनिशिएटिव जो है निकल जाएगा। तो मेरा कहने सिर्फ बॉर्डर फ्रंट पर ही लड़ाई ना की जाए, जिसमें कि हम अपने सैनिकों को या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस को आगे करें, बल्कि हमें ये जो इनडायरेक्ट लड़ाई है, जो इनडायरेक्ट कमजोर करने की जो व्यवस्था है, चाहे टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करें, चाहे FATF में लाएं, चाहे जो दूसरे डिप्लोमेटिक फ्रंट है उन पर उनको कमजोर करने की कोशिश करें, ये लगातार करते रहना पड़ेगा। और भारतीय सरकार इसे कर रही है, कोई शक नहीं है इसमें। इसी तरह से जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जिसमें कि ये सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज है, लोगों में देश भावना की जागृत करने वाली बात है, लोगों को एकजुटता में लगाने, वो सब हो रहा है। लेकिन आई थिंक, मेरा ऐसा ख्याल है, कभी कभी मैं ये कल परसों भी इस बारे में चर्चा हो रही थी कि उस स्केल पर नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि गवर्नमेंट का अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब डेमोक्रेटिक कंट्री, प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, तो उसको और भी कई वैसे सर एक सवाल बनता जरूर है, क्योंकि जब सब कुछ सीज हो चुका है कुछ दिनों के लिए, हालांकि ऑपरेशन ऑन है, लेकिन फिर भी अगर मॉक ड्रिल्स की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वो कौन सा एंटिसिपेट कर रही है चीज को गवर्नमेंट की, ये इस चीज के लिए तैयार कर रही है बॉर्डर एरियाज के डिस्ट्रिक्ट को? इस पर भी एक डिस्कशन बड़ा बनता है। लेकिन अभी बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। आतंकी हाफिज सईद की एक नई तस्वीर सामने आई है। सैफुल्लाह कसूरी, लश्कर तैयबा के आतंकवादी के साथ दिखा है हाफिज सईद। एक रैली में सैफुल्लाह के साथ हाफिज सईद मौजूद था। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह, जिसके साथ हाफिज सईद मौजूद था। तस्वीरों में देखिए, पीछे की तरफ सैफुल्लाह कसूरी है, आगे हाफिज सईद है। ये वो दो हत्यारे, दो टेररिस्ट हैं जिन्होंने कई लोगों की जान ले ली और कईयों की पहले भी ले चुके हैं। हालांकि भारत की एयर स्ट्राइक में कई सारे आतंकवादी मारे गए, लेकिन ये आतंकवादी अपने बिलों में थे, इसलिए बच गए और अब ये बाहर निकल रहे हैं। खैर, हमारे साथ
खास मेहमान तो लगातार जुड़े हुए हैं। मैं रुक कर लेता हूं। इस वक्त हमारे साथ विनोद कुमार शुक्ला जी, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जो डिप्लोमेसी होती है वो समय के साथ बदलती रहती है। क्या पाकिस्तान अभी तक डिप्लोमेटिक या सिचुएशन डिप्लोमेसी को समझ नहीं पा रहा है, या पाकिस्तान समय के बदलने का इंतजार कर रहा है ताकि आगे चीजें अगर नॉर्मल होती दिखें तब वो टेरर के साथ एक बार फिर आगे बढ़ सके? विनोद जी। देखिए राजीव, मुझे लगता है पाकिस्तान को डिप्लोमेसी या पाकिस्तान की सारी पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है। उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया सेंट्रिक है, टेरर सेंट्रिक है। उनके पास और कोई योजना नहीं है, और उस योजना के लिए वो सब कुछ करते हैं। उसके लिए फंड जुटाते हैं, उसके लिए वो आर्म एंड एम्यूनिशंस खरीदते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी, अगर आप पॉलिसी एज सच की बात करें तो उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, सिवाय इसके कि उनको किस तरह से हिंदुस्तान को वो जो उनकी 1000 कट्स वाली पॉलिसी है या 1000 ईयर वॉर्स है वो लड़ते रहेंगे, तो वो फोकस उसी पर करते हैं और उसी को लगातार वो इम्प्लीमेंट करते हैं। चाहे वो पहलगांव की बात हो, चाहे अभी इसके पहले की जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हो उसकी बात है। प्रॉब्लम है कि हम उसको कैसे डील करते हैं। हम उसको पहले बहुत सबड्यूड मैनर में डील करते थे। हम पाकिस्तान के आतंकवादी हमले के बाद भी उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेट देते रहते थे, हम वहाँ अमन की आशा चलाते रहते थे, हम और बहुत सारी विजिट्स करते थे, सब सारी गतिविधियां करते थे। लेकिन अब पिछले दिनों से जो ये परिवर्तन आया है कि टेरर और ट्रेड, खून और ये पानी एक साथ नहीं बह सकता है, ये तो अभी का डॉक्ट्रिन है। लेकिन इसके पहले भी हम टेरर टॉक्स को लेकर के लगभग 4-5, मतलब जब से भारत में जो 40 बीएसएफ के जवान मारे गए थे और उसके पहले एक घटना हुई थी, उन सब के बाद से हमने पाकिस्तान से दूरी बना करके रखी है। लेकिन अभी भी उतना नहीं हुआ है जो करना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान किसी भी स्थिति में आप उसका कुछ भी कर लीजिए, उसको लाख प्रूफ दे दीजिए, आप उसको लाख अभी आपने उसके 20% एयर पावर को, एयर इंस्टॉलेशन को डिमोलिश किया है, आप उसके 50% इंस्टॉलेशन को डिमोलिश कर दीजिए। वो साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में रीग्रुप करेगा और फिर एक कट देगा भारत को। तो उनके पास, आपके पास दो ही तरीका है जिन तरीकों पर बात हो गई है कि उनको FATF के तरह से ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। एक, उनकी जो फिनेंशियल सोर्सिंग है, चाहे वो IMA की तरफ से हो, वो उसको रोका जाए, जिस तरह से भी कोशिश की जाए। उसके अलावा जो आप खुद कर सकते हैं उस पर हमने जरूर इनिशिएटिव लिया है। जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस पे डाल दिया है, तो अब उनको एक फिनेंशियल झटका लगने वाला है। अब उनकी इस बार की फसल खराब होने वाली है, उनके यहाँ सिंचाई नहीं हो पा रही है, तो उनके यहाँ इंटरनल दिक्कत आएगी। देखिए, हम अभी तक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन बात करते रहे हैं, चाहे 47 की बात हो, 48 की बात हो, हम हमेशा ब्लडशेड से डरते रहे हैं और स्टेट क्राफ्ट करते रहे हैं, और ब्लडशेड से डर करके स्टेट क्राफ्ट किए, फिर भी 15-20 लाख 47 में मार दिए गए, और हम अहिंसा की बात और इस तरह की बातें करते रहे। हम इंडस ट्रीटी किए, उसमें हमने सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया, हमारे पास कुछ नहीं बचा, और वो हमको लगातार ब्लैकमेल करता रहा। 71 में हम बढ़त में थे, फिर भी हमने कॉम्प्रोमाइजेस किए। ये सारी गलतियां, और भी बहुत सारी गलतियां हैं। वाजपेयी जी यात्रा करते हुए चले गए, उसके बाद कारगिल हो गया। हम ये सब भुगतते रहे हैं, लेकिन हम फिर भी चेते नहीं है। हमको चेतने की जरूरत है। हमको लग रहा है कि पहली बार हम चेते हैं। हम जो 7 डेलीगेशन भेजे हैं, उन डेलीगेशन में का मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे कोलंबिया ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि जो पहलगाम में हुआ था उसको लेकर के वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करते हुए उस तरह का स्टेटमेंट था। लेकिन कल के बाद, जब कल हमारे डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम गलत थे और हम अपना जो पुराना स्टेटमेंट है वो वापस ले रहे हैं, हम इस पर नया स्टेटमेंट जारी करेंगे। इसी तरह से और भी बहुत सारे देशों में हम जहां जा रहे हैं, यूएस में जो लोग गए, जो लोग कैरेबियन उसमें गए, जो लोग गल्फ में गए, जो लोग यूरोप में गए, ये सारे लोग
एक मानसिकता ऐसी बना रहे हैं जो पाकिस्तान का जो टेरर के खिलाफ या टेरर के समर्थन में जो उनकी गतिविधि है, उस जी। गतिविधि को एक्सपोज कर रहे हैं, और वो एक्सपोज करने का जो परिणाम होगा, ऐसा नहीं है कि ये सारा डेलीगेशन लौट के आएगा और कल एफएटीएफ में कोई परिवर्तन हो जाएगा और हमें उनको टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर देंगे। ये धीरे धीरे चीजें आएंगी। उसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि हम पाकिस्तान को अपनी तरफ से पूरी तरह से अलग कर चुके हैं, और हम ये बिना अनाउंस किए ये मान चुके हैं कि ये टेरर स्टेट है, उसको ऑफिशियल कर देना पड़ेगा। जी, टेरर स्टेट है, उसे ऑफिशियल कर देना पड़ेगा। लेकिन अगली बार मैं सवाल आपके सामने लेकर आऊंगा तो हम एक ऐसे मजबूर सोसाइटी में, मजबूर वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस, उसने आज तक टेरर को डिफाइन ही नहीं किया है कि टेरर को किस दायरे में रखा जाए, और शायद इसी का फायदा पाकिस्तान उठाता हुआ हमेशा दिखाई पड़ता है, या फिर पाकिस्तान को बैक करने वाले लोग इस मसले पर अपनी नीति को आगे बढ़ाते दिखाई पड़ते रहे। मेजर जनरल अनुज माथुर, क्या वाकई भारत ने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ किया है वो पाकिस्तान के लिए इसलिए एक सबक की तरह भी है कि भारत ने इस बार कॉस्ट ऑफ टेरर को बढ़ा दिया है? यानी आप टेरर करोगे तो उसकी कॉस्ट आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी, और पाकिस्तान अंदर ही अंदर इस बात को समझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पर एक्सपोज करने के लिए शायद ये काफी नहीं है। राजीव, देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको एक दो बातें बताता हूं जो हम कई कई दिनों से कई जगह हम बात कर रहे थे कि न्यू नॉर्मल, ये वो, जो न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी है भारतवर्ष की, वो ये है। मैं जो जो कहा उन्होंने, पीयूष जी ने, दो एक बातें मैं उनसे डिसएग्री करूंगा, मैं बताऊंगा आपको क्यों, वजह क्या है। ये जो नई नई स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि पहले तो हम आप देखें, इनोसेंट लाइफ की हम बात कर रहे हैं। आप बताएं 1993 से लेकर के 2025 तक कितनी इनोसेंट लाइफ जिन्होंने ले ली है। बॉम्बे ब्लास्ट, गोधरा, मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में, कालूचक में, सुंजवान में, 26/11, उसमें तो 150-200 लोग उन्होंने खत्म कर दिए थे। तो ये मैं बता रहा हूं कि वो हमारे रिएक्शंस उन दिनों में हताशा के थे। हमारे रिएक्शंस इसलिए हताशा के थे कि हमको ये डर था कि पाकिस्तान के पास वो जो अल्टीमेट परमाणु शक्ति है उसका वो प्रयोग करेगा। हमने डोजियर्स तैयार किए, हमने प्रमाण दिए, उनको दिए, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को दिए, एंड रिजल्ट जीरो। पहली बार हमने कहा है कि अगर आप 2 बजे एक्शन करोगे तो 2:32 पे आपको जवाब दे दिया जाएगा। और बिल्कुल क्लियर ये है आपका न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी। पहली बात, आपको जवाब, हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है आपने ये किया है, इसलिए आपके टेररिस्ट को आउटफिट्स को हम मारेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो ह्यूज एस्केलेशन जो हुआ है हमारे थॉट में, हमारे सिस्टम में, वो एस्केलेशन ये है कि हम पहली बात तो 2014 से पहले, 19 से पहले कोई रिएक्शन ही नहीं किया। जब किया तो पीओजेके में किया। पहली बार हमने जाकर के पंजाब की हार्टलैंड में, बहावलपुर पंजाब का सेंटर, जो तक आप पंजाब के सुन्नी मुसलमानों के गढ़ पर हमला नहीं करेंगे, पाकिस्तान को कोई असर नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहली बार हमने उनको असर दिया है। इसको मैं कहता हूं दिस इज एस्केलेशन। और ये जो स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन हमने किया है, वो पंजाब में जाकर के आपने जो मुरीद किए, जो कि लाहौर है, 40 किलोमीटर है लाहौर से, बहावलपुर, और भी 3-4 जगह हमने पंजाब में। तो ये पाकिस्तान के अंदर हमला किया है हमने, और आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया है। 24 मिसाइल 24 के 24 ठिकाने पे लगी हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सबक अब उनको हमने ये बता दिया है इन नो अनसर्टेन टर्म्स कि जो नया स्ट्रेटेजिक रियलिटी है वो ये है कि आपने कुछ किया तो हम क्या कर सकते हैं, ये आपको हमने बता दिया। नूर खान में, सरगोदा में, रहीम यार खान में, मलीर में, इन तमाम जगह जाकर के आपने स्ट्राइक किया। ये बिल्कुल पाकिस्तान का सेंटर नहीं, पाकिस्तान के वेस्टर्न सिटीज है पाकिस्तान की। नूर खान जो है वो जगह है जहां से उनका प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उड़ते हैं। ऐसी जगह पर जाकर, तो ये है न्यू स्ट्रेटेजिक रियलिटी राजीव, और ये बात हमने उनको साफ बता दी। अब जहां तक दूसरी बात है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमको क्या करना चाहिए, एक कहीं कहीं मैंने सुना था, हो सकता है सुनने में गलती हो, कि बातचीत की बात हुई थी। कोई सवाल पैदा नहीं होता। पाकिस्तान से बातचीत का
कोई सवाल नहीं है, बिल्कुल नो क्वेश्चन। बातचीत सिर्फ 2 विषयों पे होगी, वो बता दिए उनको। अगर वो करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दे कैन डू व्हाट दे वांट। अब अंतरराष्ट्रीय पटल पर इनको एक्सपोज करना, एक तो 2 चीजें करनी पड़ेंगी इसमें राजीव हमको। पहली चीज तो ये करनी पड़ेगी कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो। दूसरा, जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पाकिस्तान ने चला रखी है, उस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को सबूतों के साथ हमारे लोग, हमारे डेलीगेशन वहां जाकर के बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहता हूं कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक आउटलुक में जो चेंज आ गया है, उससे इस बात का भी कोई असर नहीं पड़ेगा कि कोलंबिया वाले अभी क्या सोच रहे हैं, या ब्रिटेन क्या कह रहा है, या स्पेन में मैड्रिड में किसी को क्या वो मिला है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो एक साइड एक चीज चल रही है, लेकिन हमने अपना वो बता। अब हमको क्या करना है राजीव, मेरा मानना यह है कि ये जो हम कर पाए वो इसलिए कर पाए कि वी हैड मिलिट्री एसेंडेंसी ओवर पाकिस्तान। लेकिन वो सिर्फ मिलिट्री एसेंडेंसी है। मुझे लगता है कि हमें अपनी मिलिट्री ओवर मैच का यकीन करने की आवश्यकता है। हमें एक हाईली सोफिस्टिकेटेड 5th जनरेशन 6th जनरेशन केपेबल एयरफोर्स की हमें जरूरत है। हमें एक बहुत शानदार सिंक्रोनाइज सिस्टमेटिकली ड्रोन मिसाइल लेकिन आप जैसे अनुभव के साथ बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारी के इस बात को रखने के साथ मैं ये भी समझता हूं कि शायद यहां पर पहुंचने के लिए हमें 40-50 साल पहले से गियर अप करना चाहिए था। वो हम कितना कर पाए उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आतंकी कसूरी का एक नया वीडियो सामने आया, दिखा देते हैं। आतंकी सैफुल्लाह कसूरी का फूलों से स्वागत हो रहा है। हथियारबंद बॉडीगार्ड्स के साथ दिखा है कसूरी। लश्कर का डिप्टी कमांडर कहा जाता है सैफुल्लाह कसूरी। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह कसूरी। लेकिन ये वही कसूरी है जब पहलगाम हमले के ठीक बाद जब इसके ऊपर सारी चीजें सेंटर होने लगी थी तो उसने बयान दिया था आगे आके कि मुझ पर हिंदुस्तान का मीडिया जबरन इस तरीके का इल्जाम लगा रहा है। लेकिन अब उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान इन्हीं सबसे खुश होता है, क्योंकि एंटी इंडिया नैरेटिव जब तक वो अपनी आवाम को फीड नहीं करता है तब तक वहां की मिलिट्री, तब तक वहां की गवर्नमेंट सेफ महसूस खुद को नहीं करती है। मेरे साथ इस वक्त विंग कमांडर सतेंद्र दुग्गल भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विंग कमांडर सतेंद्र दुग्गल, पाकिस्तान का इलाज क्या है? क्या केवल एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ले आए या ब्लैक लिस्ट में ले आए वो एक इलाज हो सकता है? पाकिस्तान तो एंटी इंडिया नैरेटिव पे जीता है और ये नैरेटिव खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान अपने आप टूट जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का पक्का इलाज भी तो चाहिए, वो क्या हो सकता है सर? आपने ये जो पार्ट है अभी इसके शुरू में कहा कि 40 साल मेरे ख्याल से सर आपकी आवाज इस वक्त ठीक नहीं आ रही। मैं बहुत जल्दी कोशिश करता हूं कि आपकी आवाज इस वक्त ठीक हो जाए। लेकिन मैं पीयूष पंत जी के पास जाऊंगा। पीयूष पंत जी, इसी सवाल का जवाब आपसे भी फिर मैं सतेंद्र दुग्गल जी का भी रुख करूंगा। कोई पक्का इलाज समझ में आता है आपको पाकिस्तान का? क्योंकि जब तक वो हमारा, हम नेबर बदल नहीं सकते, इस सच्चाई को तो हमें मानना होगा, लेकिन पाकिस्तान को बदला जा सकता है। क्या कोई है ऐसा इलाज? हाँ, देखिए, पाकिस्तान को आप बदल तो नहीं सकते। इसमें कोई पाकिस्तान की सोच, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, पिछले 70 साल से वही है। क्योंकि भारत का विरोध करने में, भारत के यहाँ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने का उनको फ़ायदा मिलता है, अपनी आवाम को एक तो अपनी असफलताओं से जो है डाइवर्ट करने के लिए, और दूसरा ये दिखाने के लिए कि देखो हम लगातार भारत को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। तो उसका फ़ायदा उनको मिलता है, वोट के रूप में ले लीजिए, समर्थन के रूप में ले लीजिए, और वहाँ की जो हालात हैं, गरीबी के जो हालात हैं, उनसे लोगों के तका विरोध न हो, उसको डाइवर्ट करने के लिए। जैसा कि हम भी कभी कभी अपने देश में देखते हैं कि यहाँ भी कुछ मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए सत्ता पक्ष जो है वो इस तरह के मुद्दे ले आती है। बहरहाल, लेकिन पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ इसलिए ये है कि हम उसको बहुत नहीं बदल सकते। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें अपने को मजबूत करना होगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमें अपने बॉर्डर्स को मजबूत करना होगा, अपनी इंटेलिजेंस जो है कि उस मशीनरी को मजबूत करना होगा। हमें जो भी यहाँ पे जिस तरह की घुसपैठ हो रही है या कोई घात लगा रहे हैं, हमारे अंदर से कोई है, उसको पहचानना होगा। ये बात सर और परेशान करने वाली तब नहीं है जब लश्कर की तरफ से टेररिस्ट कहते हैं कि बांग्लादेश में हमने सरकार गिराई और हमने भारत को जवाब दिया।
हाँ, इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत खतरनाक है पाकिस्तान, क्योंकि वहां पे अड्डे हैं पूरे के पूरे, हमने देखा है। अब देखिए, हमने आज हम उसको भुगत रहे हैं। अगर हम हाफिज सईद को नहीं वहां पहुंचाए होता हमने, वो एक गलती है, हो सकता है उस समय की ऐसी परिस्थितियां बनी हो, करना पड़ा हो, लेकिन आज हम उसका प्राइस पे कर रहे हैं। हाँ, हाफिज सईद आज तक हमें सब जगह दिख रहा है, देखिए आप भी जो दिखा रहे हैं वहां कसूरी के साथ दिख रहा है सब जगह, और वो ये कह रहा है कि हमने बांग्लादेश में भी ये सब किया है। तो खतरा बहुत है भारत के, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत के लिए बहुत विजिलेंट होना, अपने बॉर्डर्स को मजबूत करना, अपनी सेना को अपग्रेड करना। अभी देखिए, जैसा कि एयर चीफ मार्शल साहब ने कहा है, बहुत से सवाल उन्हें उठाए हैं कि हम कितना लैग कर रहे हैं। अभी 5th जनरेशन जो हमारे पास जो एयरक्राफ्ट हैं, उनको आने में बहुत समय लगा, जबकि पाकिस्तान ने दूसरे से हासिल कर लिए हैं। तो हमें एक तो ये दिखाना कि हमारी जो सेना है पूरी तरीके से जो है, वो तुम बहुत आगे है, कि तुम ये सोचना भी मत कि तुम कभी हमला कर सको। तो वो अभी हमको अपग्रेडेशन में और उसको डिलीवरी में एयर चीफ मार्शल साहब ने, एपी सिंह साहब ने साफ साफ कह दिया कि डिलीवरी टाइम से नहीं होती है, जो ऑर्डर दिए जाते हैं पूरे नहीं होते हैं, हम पीछे चल रहे हैं बहुत तेजी से। और तो ये हमारी जो टेक्नोलॉजिकल जो आज आज हम अगर अटैक कर पाए इतनी सफाई के साथ, जो हमेशा हमारी आर्मी करती रही है, एयरफोर्स करती रही, नेवी करती रही है, और इसका इसीलिए करती रही है कि हम वो डेडिकेटेड है, हम हमारी स्ट्रेटजी होती है। जी। लेकिन एक कारण और था कि एयर टू एयर हुआ। देखिए इस बार जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई कि मिसाइल्स के थ्रू हमने इसका इस्तेमाल किया। पहले के हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे उसमें ये इतने एडवांस हमारी टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास। आज हमने अपनी जमीन से उनके उनके अड्डे जो है नष्ट कर दिए पूरी तरीके से। तो ये जो हाई टेक्नोलॉजी कैसे एक्वायर करें, टाइम से करें, ताकि हम पूरे अपग्रेडेशन कर सकें। दूसरा, हम जो है कि हमारे देश के अंदर ही जो नेटवर्क पैदा हो रहे हैं, उनको जो है पूरे विजिलेंट तरीके से जो है हमें जो है उसको देखना पड़ेगा। ठीक। क्योंकि देखिए, कभी भी धोखा होता है तो भीतर घाती होती है। तो अगर इस तरह की गतिविधियां, अब यहाँ पहलगाम वाले में भी यही था कि ये खबरें थी कि 2-3 महीने से जो है वो आतंकवादी जो है वहां कश्मीर में घुसे हुए थे, और वो रेकी कर रहे थे, वहां टहल रहे थे, रह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वहां पे इंटेलिजेंस फेल हुई, ठीक है। उनको नहीं पकड़ पाए ठीक है। टाइम से। ठीक तो है। ये तमाम चीजें मुझे लगता मैं है सतेंद्र जी का भी रुख कर लेता हूं, पड़ेगा। उनके वो अब नॉर्मली अब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। सतेंद्र जी, यही सवाल जो आपसे किया था उसी का जवाब आप दीजिए। जी, देखिए आपने कहा कि 40 साल से ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। अब देखिए हमारी प्रोग्रेस जो है बड़ी स्लो हुई है रेक्टिफिकेशन की तरफ। अगर 40 साल में से कई साल तो इस इशू में निकल गए कि हम क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम भी सोचते हैं कि पाकिस्तान की भी डेमोक्रेटिक विचारधारा होगी, उनसे बातचीत की जाए, जो डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है, उनको डोजियर दिए जाएं, उनको अक्रॉस द बॉर्डर इनवाइट किया जाए, उनसे सलाह मशवरा किया जाए, उनसे एम्बेसडर के तौर पर या प्रधानमंत्री के तौर पर उनसे बातचीत की जाए, उस लेवल बातचीत की जाए। आई थिंक 40 साल में ये समय जो है ये ऐसा गुजर गया कि सारे ऑप्शंस अब क्लोज हो चुके हैं। अब जो ऑप्शन वो ये है कि पाकिस्तान एक टारगेटेड पॉलिसी अडॉप्ट करता है। आप ये देख लीजिए, ध्यान रखिए इस बात को कि पाकिस्तान हमेशा ऑफेंसिव रहा है और हिंदुस्तान हमेशा डिफेंसिव रहा है। पाकिस्तान ने कोई ऑफेंसिव किया टेररिस्ट का तो हम अपने आप को बचाने में लग गए। मुझे लगता है कि ये जो ये डिप्लोमेटिक प्रोसेस हो रही है, जिसमें कि भारत शायद इतिहास में पहली बार ऑपोजिशन लीडर्स को लेके ये बाहर गए, उनको लोगों को समझा रहे हैं। और देखिए आप जो इंटेलेक्चुअली कैपेबल लोग हैं, वहां से नया नैरेटिव निकल के आ रहा है। देखिए जो ओवैसी साहब उन्होंने कैसा नया नैरेटिव दे दिया, थरूर साहब उन्होंने कैसा नया नैरेटिव दे दिया। ये भारत के लिए सपोर्टिव है। ये एक तो 40 साल में होना चाहिए था, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब होगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं ऑफेंसिव और डिफेंसिव की बात कर रहा था। भारत जो है वो हमेशा डिफेंसिव में रहा है और पाकिस्तान हमेशा ऑफेंसिव में रहा है। अब हिंदुस्तान को भी जो पिछले लगभग 1.5 साल से और पिछले लगभग 15 दिन से 20 दिन से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर चाहिए, वो हमारा हिस्सा है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, वो इंडियन कश्मीर है। सो इंडिया विल हैव टू लॉन्च, इंडिया को अब वो टारगेटेड अप्रोच करनी पड़ेगी कि भाई हम कश्मीर लेके रहेंगे। वो कहते थे हम हिंदुस्तान का कश्मीर लेके रहेंगे, ये आपको एक काउंटर ऑफेंसिव लगाना पड़ेगा। जब इंडिया अपने सारा जोर 1971 में
बंगालियों के लिए, बंगालीज के लिए, जो हमारे भी उसमें से लोग शामिल थे, उनके लिए इतना जोर, मशक्कत, इकोनॉमी और रिफ्यूजी जो स्टैंप आया करता था, मुझे याद है 5 पैसे का स्टैंप लगा, इतना ज्यादा उन्होंने वहां पे जोर लगा दिया। तो क्या वो हम अपने, वो जबकि वो तो दूसरा देश था, भारत ने कभी नहीं कहा कि हमने उसको जीत लिया तो हम अपना झंडा फहराएंगे ढाका के ऊपर। अब वही जो नैरेटिव है, वही जो ऑफेंसिव है, उनको पाकिस्तान में अडॉप्ट करना पड़ेगा। दैट मींस पाकिस्तान विल हैव टू बी पुट ऑन द बैक फुट। वो जो हम कहते हैं कि दुश्मन को बता दोगे भाई हम अब तुम्हारे पीछे लगे, तुम हमारे पीछे क्या लगोगे, अनलेस एंड अनटिल ये नहीं किया जाएगा, ये बदलाव 40 साल बाद, 50 साल बाद लाना ही पड़ेगा। और इंडियन गवर्नमेंट ने ये सिस्टम, ये नैरेटिव शुरू कर दिया है, इसको ऑफेंसिवली परसू करना पड़ेगा। सारी ताकत लगा दी जाए कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें से पीओ को हटा के उसको आईके कर दिया जाए, इंडियन कश्मीर। मैं विनोद शुक्ला जी का, क्योंकि अब समय मेरे पास थोड़ा कम है। विनोद शुक्ला जी, यूएन को भी असलियत पता है, यूएस को भी असलियत पता है, यूके को भी असलियत पता है, यूरोपियन यूनियन को भी असलियत पता है, फिर भी पाकिस्तान कैसे सरवाइव करता चला जाता है? क्या सब अपना फायदा देखकर भारत की बात को सुनते हैं? देखिए राजू, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी जो देश है, चाहे आप यूएस की बात करें, यूएन की बात करें, यूरोप की बात करें, यूएन तो कंट्री नहीं, यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोप की बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, सबका अपना इंटरेस्ट है। सबका इंटरेस्ट कहाँ से सर्व हो रहा है, किससे सर्व हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। यूएस का इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्या है, यूरोपियन कंट्रीज का इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्या है, गल्फ कंट्रीज का इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। चाइना का इंटरेस्ट क्या है, चाइना क्यों उनके पीछे खड़ा है, इस सब का भी अपना वो है। तो ये जो उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो इंटरेस्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के इंटरेस्ट के। भारत के इंटरेस्ट की बात ये सारे देश क्यों करेंगे? भारत को अपने इंटरेस्ट की बात खुद करनी पड़ेगी और भारत को अपने समस्याओं से, अपनी जरूरतों को खुद डील करना पड़ेगा। और वो करना शुरू हुए हैं। ये बहुत सारी बात हुई कि 50 साल में हम ऐसे तैयारी नहीं कर पाए, 50-70 साल में हम कुछ नहीं कर पाए। मैं 2-3 बातें राजीव जी कहे देता हूं, आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता के बाद हमारी ये पॉलिसी थी कि हम ये बात करते थे कि हमको सेना ही नहीं रखनी चाहिए। चाइना ने हमारे ऊपर जब आक्रमण किया तो हम किस तरह से पंचशील के कारण और किस तरह से इल प्रिपेयर्ड थे। हम उतनी बात दूर की बात छोड़ दीजिए, एनडीए की सरकार अभी जो है, उससे 10 साल पहले एक व्यक्ति, एके एंटनी रक्षा मंत्री था, उसने पार्लियामेंट में यह बयान दिया है कि हम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाते थे कि चाइना अगर हमारे यहाँ घुस जाए तो उसको सहूलियत ना हो, उसको नेचुरल ऑब्स्टेकल्स रहे। जब हम इस तरह के माइंडसेट में जीते हैं, जब हम इस तरह के माइंडसेट की सरकार चला रहे होते हैं, तब आप समझिए कि हम वैसे एग्रेसिव देश से, वैसे एग्रेसिव कंट्री से कैसे ट्रांजिशन हुआ है सर, ट्रांजिशन हुआ है। और ये ट्रांजिशन मेरे ख्याल से तब तक काफी नहीं है जब तक पाकिस्तान को रोग स्टेट से आगे बढ़कर एक टेरर स्टेट नहीं घोषित करवा दिया जाता। और आपकी ही बात को आगे बढ़ाऊंगा, भारत को अपने इंटरेस्ट सबके सामने रखने ही होंगे, वरना सब अपने इंटरेस्ट की डेफिनेशन सामने रखते हुए अपना फायदा ही देखते रहेंगे।